नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष इंदिरा। दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने वर्ण के बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों अब हम बात करते हैं शब्द की। दोस्तों अब हम किसकी बात करते हैं? शब्द की, कि शब्द होता क्या है। दोस्तों सेकंड जो अपना पॉइंट है वो है दोस्तों शब्द। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यदि शब्द की, कि शब्द जो है वो होता क्या है, उसकी परिभाषा होती क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें यदि हम शब्द की, कि शब्द की परिभाषा क्या हो। शब्द की दोस्तों परिभाषा क्या लिखनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपसे पूछता हूं, तो अधिकतर स्टूडेंट दोस्तों ये बताते हैं दो या दो से अधिक वर्णों का मेल दोस्तों क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। दोस्तों बताते क्या है परिभाषा? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। दोस्तों ये परिभाषा हमको बताई जाती है, लेकिन दोस्तों ये जो परिभाषा है ये गलत है। दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ दो या दो से अधिक वर्णों का मेल मैं आपसे कर रहा हूँ। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल कर दिया, मैंने लिख दिया की, चू, ले, मा, ते, से, है। दोस्तों इसको बोल दो, आप क्या बोलोगे? की, चू, ले, मा, ते, से, है। अब दोस्तों मैंने दो या दो से अधिक वर्णों का मेल तो कर ही दिया। तो दोस्तों आप मेरे को बताइए ये शब्द की परिभाषा हो गई क्या? आपने बोला दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे किताब वगैरह में परिभाषा लिखी हुई है कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है दोस्तों? शब्द कहलाता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों का मेल तो मैंने कह दिया, तो इसको यानी कि मैं शब्द कह सकता हूँ क्या दोस्तों? इसको मैं शब्द नहीं कह सकता। तो दोस्तों शब्द की यदि हम परिभाषा देखते हैं तो दो या दो से अधिक वर्णों का मेल तो होना चाहिए दोस्तों। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होना चाहिए, लेकिन दोस्तों वो जो मेल हो वो दोस्तों सार्थक होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए दोस्तों? सार्थक होना चाहिए, यानी कि उसका कोई ना कोई दोस्तों क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। यानी वह शब्द जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर किसी सार्थक शब्द को बताता है। किसको बताता है दोस्तों? किसी सार्थक शब्द या किसी सार्थक ध्वनि को बताता है। उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वर्ण के यानी शब्द के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम ये परिभाषा क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। हम दोस्तों हमारी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? कि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों का मेल दो या दो से अधिक दोस्तों क्या सार्थक वर्णों का मेल क्या कहलाता है दोस्तों? शब्द कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक आप वर्णों का मेल कर लीजिए, लेकिन वो दो या दो से अधिक जो आप वर्णों का मेल कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए दोस्तों? कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। सार्थक का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? स का मतलब होता है सहित, अर्थक का मतलब होता है अर्थ। यानी ऐसा शब्द जिसका दोस्तों क्या निकलना चाहिए? कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो दोस्तों दो या दो से अधिक वर्णों का तो जो मेल होता है, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों का मेल। सार्थक यानी ऐसे वर्ण जिनका क्या हो? सार्थ, यानी सार्थ का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? अर्थवान। अर्थवान, जिनका कोई ना कोई क्या निकल रहा हो? अर्थ निकल रहा हो। उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? शब्द के नाम से जाना जाता है। या दोस्तों आपको परिभाषा ये भी दे सकता है, दो या दो से अधिक वर्णों का। सेकंड परिभाषा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का अर्थवान या फिर दोस्तों आप बोल दो सार्थक मेल।
सार्थक मेल दोस्तों क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो दोस्तों आप जो भी परिभाषा करना चाहते हैं उसमें हमको केवल एक ही चीज़ सुनने को मिली, सार्थक या फिर अर्थवान। तो दोस्तों दो या दो से अधिक वर्णों का जब भी आप मेल करें तो उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए या उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। उसको दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? शब्द के नाम से जानते हैं। सेकंड दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहली बार ही सुना था, जिसको स्टूडेंट समझ नहीं पाए थे कि ये क्वेश्चन दिया क्या है क्या नहीं दिया। उसने क्वेश्चन पूछा था, एक पहले आपको विवरण लिखा देता हूं दोस्तों, उस विवरण को ध्यान रखना। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र इकाई है। ये तो दोस्तों हमको नोट डाल के ध्यान रखना है कि शब्द क्या है दोस्तों? एक स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है दोस्तों? एक स्वतंत्र इकाई। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र इकाई की, तो दोस्तों हमको यहाँ बात करनी पड़ेगी कि स्वतंत्र इकाई है क्या और उसने क्वेश्चन क्या दिया। तो दोस्तों उसने क्वेश्चन दिया था हमको, क्वेश्चन था दोस्तों निम्न में से स्वतंत्र इकाई है। उसने क्वेश्चन क्या दिया था दोस्तों? निम्न में से स्वतंत्र इकाई है। दोस्तों इसके जो ऑप्शन थे वो थे उपसर्ग, बी ऑप्शन था दोस्तों प्रत्यय, सी ऑप्शन था दोस्तों उसका शब्द, और डी ऑप्शन था दोस्तों उपसर्ग परसर्ग। ये चार ऑप्शन थे दोस्तों। उसका क्वेश्चन क्या था दोस्तों? निम्न में से स्वतंत्र इकाई है। अब तो दोस्तों मैंने आपको नोट लिखा दिया कि शब्द एक क्या है? स्वतंत्र इकाई। इसके अनुसार आप समझ जाएंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था उससे पहले इसको कोई नहीं समझता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बताता रहता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आप सोचेंगे यार इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो दोस्तों ये उसी का उदाहरण है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जबकि मैंने केवल स्टूडेंटों को ये बताया था शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। लेकिन दोस्तों स्टूडेंटों ने ये सोचा कि यार स्वतंत्र इकाई से मतलब ही क्या है, हमको कोई समझने की जरूरत नहीं। स्वतंत्र का मतलब मैंने उनको बताया भी था कि शब्द एक ऐसी इकाई है जिसका मैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता हूँ, इसमें मेरे को किसी की आवश्यकता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा जो दोस्तों शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र इकाई होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि निम्न में से स्वतंत्र इकाई है, निम्न में से स्वतंत्र इकाई है, निम्न में से स्वतंत्र इकाई है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम निम्न में से स्वतंत्र इकाई कौन सी है। निम्न में से दोस्तों स्वतंत्र इकाई कौन सी है? सबसे पहले दोस्तों बात करूं मैं यदि उपसर्गों की, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर इसका उपसर्ग आंसर होता तो उपसर्ग दोस्तों क्या स्वतंत्र इकाई है? उपसर्ग एक हमारी स्वतंत्र इकाई नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक बात बताइए, कोई भी जो उपसर्ग होता है वो शब्द से पहले लगा हुआ होता है। शब्द से क्या है दोस्तों? पहले लगा हुआ होता है। वो दोस्तों क्या होता है? हमारा उपसर्ग होता है। तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है? शब्द से पूर्व में लगा हुआ होता है। जैसे दोस्तों मैंने मान लीजिए आ उपसर्ग का प्रयोग कर दिया, इसमें मैंने गम मिला दिया, गम का मतलब होता है जाना, और आ मिला दिया, अब क्या बना दोस्तों? आगम, यानी कि आना। दोस्तों अब क्या क्वेश्चन बना? आना। तो एक बात बताइए, गम का मतलब होता है जाना, आ का मतलब थोड़ी होता है जाना। लेकिन ये उपसर्ग जो है जब ये शब्द में मिलेगा या धातु वगैरह में मिलेगा तो ही दोस्तों ये अपना अर्थ प्रकट करेगा, अन्यथा ये अपना अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगर मान लीजिए मैं आपसे एक बात करूं दोस्तों, अगर मैंने बोल दिया उप जो उपसर्ग होता है इसका अर्थ लिया जाता है दोस्तों समीतार्थक। यानी समीप के अर्थ में इसका दोस्तों क्या लिया जाता है? अर्थ लिया जाता है, यानी समीप के अर्थ में आता है। लेकिन दोस्तों जैसे समीप बोला, मैं अगर आपसे किसी से बोलूं उप आ जा,
अब आप दोस्तों समझ जाएंगे का उप का मतलब क्या होता है, समीप, यानी मेरे समीप आ जा। पढ़ा लिखा होगा वो फिर भी समझ जाएगा दोस्तों, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो दोस्तों उप जो है वो कब से मिलकर बना है, जैसे ही मैंने उप है, अब मैंने यहाँ पर जैसे समीपतार्थक अर्थ में आता है, अब मैंने आपको दोस्तों बोल दिया उप समीप। अब यहाँ पर अर्थ क्या होगा, उप का मतलब समीप में, समीप का मतलब आ जाना। या फिर दोस्तों आप दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया उपकृष्ण। उप का मतलब क्या हो गया दोस्तों, समीप, कृष्ण का मतलब कृष्ण के, यानी कृष्ण के जो समीप है वो क्या है दोस्तों, उप समीप है। लेकिन जैसे ही सीधा दोस्तों अगर मैं किसी से बोलता हूँ उप का मतलब क्या होता है, तो वो समीप अर्थ नहीं बता सकता। यानी कि ये जो उपसर्ग हैं ये जब किसी शब्द से मिलेंगे तो ही दोस्तों इसका अर्थ आ सकता है, अन्यथा इसका अर्थ नहीं आ सकता। यानी कि ये स्वतंत्र इकाई नहीं है, क्योंकि मेरे को इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, कोई ना कोई शब्द मिलाना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ इसका सही आंसर अगर प्रत्यय होता, तो दोस्तों अगर प्रत्यय जो है वो आपने सुना भी होगा कि शब्द या धातु के अंत में जो मिलता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रत्यय कहलाता है। तो दोस्तों अगर मैं प्रत्यय की बात करूँ, ये सही परिभाषा नहीं है, सही परिभाषा तो ये है कि वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में किंचित मात्र परिवर्तन करता है या उसके अर्थ में विशिष्टता लाता है, वो प्रत्यय कहलाता है। दोस्तों ये परिभाषा सही है, जो कि हम प्रत्यय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर एक बात बताइए, मेरा प्रत्यय है अक, अब आपको अक का मतलब पता है क्या, जबकि अक का मतलब होता है कर्ता, यानी करने वाला। दोस्तों मैंने इसके आगे जोड़ दी पठ धातु, मैंने इसके आगे क्या मिला दिया दोस्तों, पठ। अब दोस्तों पठ और अक को मिलाऊंगा तो दोस्तों शब्द क्या बनेगा, पाठक शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा। पाठक का मतलब ही क्या हो गया, पढ़ने वाला। लेकिन दोस्तों अगर मैं मान लीजिए इसको हटा दूं, अब मैं आपसे पूछूं अक का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आप बता नहीं सकते कि अक का मतलब करने वाला होता है। तो दोस्तों ये जो है यानी प्रत्यय जो है ये भी किसके अंत में आना चाहिए, शब्द या धातु के अंत में आना चाहिए, तभी ये अपना अर्थ प्रदान कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। दोस्तों तीसरी बात है शब्द की, कि शब्द जो है, शब्द मैंने लिख दिया राम, तो दोस्तों राम का आपको अर्थ पता चल जाता है, जिसका नाम राम हो उसका मैं स्वतंत्र रूप से वाचन कर सकता हूँ कि राम इधर आ। तो जैसे ही मैंने राम बोला तो राम इधर आ जाएगा। मैंने बोल दिया रमेश इधर आ, तो रमेश इधर आ जाएगा। तो दोस्तों राम शब्द का मैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, एक अपनी स्वतंत्र इकाई। दोस्तों हम बात करें यदि परसर्ग की, तो दोस्तों परसर्ग क्या होते हैं, कुछ लोगों को, हिंदी वाले टीचरों को ही मैं आपको बताता हूँ परसर्ग का नहीं पता, वो मुझसे खुद से पूछते हैं यार हिंदी में कभी परसर्ग नहीं पढ़े। तो दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है, परसर्ग का मतलब ही क्या होता है, आप सिंपल रूप में समझ लीजिए विभक्ति। हमारे कारक जो होते हैं दोस्तों, हमारे क्या होते हैं कारक, कारकों में जो दोस्तों विभक्ति लगाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, परसर्ग बोला जाता है। दोस्तों पर का मतलब होता है बाद में, बाद में। सर्ग का मतलब होता है दोस्तों मिलने वाला, मिलने वाला, यानी बाद में जो मिलने वाला होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, हमारा परसर्ग कहलाता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया राम ने खाना खाया, तो दोस्तों राम ने, ये ने क्या है दोस्तों, राम जो था हमारा सब्जेक्ट था, यानी कि हमारा विषय था, उसके बारे में मैंने उसके तुरंत आगे क्या लगा दिया दोस्तों, ने लगा दिया। तो ने जो है दोस्तों वो क्या है, परसर्ग, यानी बाद में मिलने वाला। एक बात बताइए दोस्तों, मैं ये बोल सकता हूँ क्या, राम ने हटा दूं मैं, खाना खाया, तो दोस्तों आप वाक्य समझ जाएंगे, राम खाना खाया, कोई वाक्य आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ही मैं इसमें ने लगाऊंगा कि राम ने खाना खाया, तो आप वाक्य समझ जाएंगे। तो ये जो यानी कि जो मिलने वाले होते हैं, चाहे हमारे जो कारक हैं, चाहे कर्ता कारक हो, चाहे कर्म कारक हो, चाहे संप्रदान कारक हो, चाहे अपादान कारक हो, चाहे संबंध कारक हो, चाहे अधिकरण कारक हो, उसके बाद में दोस्तों जो हमारे चिन्ह मिलते हैं
इनको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? परसर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बात मेरे को सबसे पहले पता चली, एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें उसने विभक्ति नहीं लगाई थी, उसमें उसने लगा दिए परसर्ग। तो काफ़ी स्टूडेंट वगैरह जो हैं या टीचर वगैरह जो हैं वो मेरे से पूछने लगे यार परसर्ग क्या होते हैं, हिंदी में हमने कभी परसर्ग नहीं पढ़े। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा परसर्ग का मतलब ही क्या होता है? विभक्ति। विभक्ति का मतलब कारक में हम जिनका प्रयोग करते हैं वो ही क्या है? परसर्ग है। यानी जैसे आप पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर। तो दोस्तों ये एक बात बताइए आपने को, ये जो ने था, को था, से था, द्वारा था, ठीक है, के लिए था, काके की था, में पर था, से अलग होने के अर्थ में था, ये सारे के सारे दोस्तों किस नाम से जाने जाते हैं? परसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए मैं इस राम का प्रयोग नहीं करूं और मैं ये बोल दूं आपसे ने खाना खाया, ने खाना खाया, तो आपको वाक्य क्या लगेगा दोस्तों? अशुद्ध लगेगा। यानी इसका प्रयोग भी मेरे को किसी न किसी के साथ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जिसका मैं किसी के साथ प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ क्या है? शब्द। तो दोस्तों एक बात बताइए, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, निम्न में से स्वतंत्र इकाई है। तो दोस्तों निम्न में से सबसे स्वतंत्र इकाई कौन सी है? शब्द। उपसर्ग का प्रयोग में किसी शब्द या धातु के साथ में करना पड़ेगा, परसर्ग का प्रयोग में किसी न किसी धातु या शब्द के साथ में करना पड़ेगा, परसर्ग का प्रयोग मेरे को किसी न किसी शब्द के साथ में करना पड़ेगा। लेकिन शब्द जो है, जैसे मैंने राम लिख दिया तो इसके आगे मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं है। राम नाम का जो व्यक्ति होगा या रमेश नाम का जो व्यक्ति होगा वो तुरंत ही सुन लेगा। यानी इसका मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों? स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों यही पूछा था, निम्न में से स्वतंत्र इकाई है, मैं केवल स्वतंत्र इकाई बतानी थी। तो दोस्तों स्वतंत्र इकाई कौन सी होती है? शब्द। ये दोस्तों मैंने आपको पहले नोट में भी लिखाया था, तो मैंने आपको बताया था, उस समय शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जब दोस्तों आपने ध्यान नहीं दिया, जब मेरे क्वेश्चनों का गलत आंसर किया गया तो मैंने इसका दूसरा ऑप्शन निकाला कि इसका करना क्या है, इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए थे, उस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों अगर हम बात करें, शब्द जो होता है एक क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र इकाई होता है। अब दोस्तों अगर हम शब्द के बारे में बात करें, यदि हम शब्द के बारे में बात करें कि शब्द जो है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का नहीं होता, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको वर्णों की संख्या बताई थी कि वर्णों की संख्या के अलग अलग क्वेश्चन हैं, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो शब्द हैं उसके भी अलग अलग क्वेश्चन हैं। दोस्तों वो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप केवल देखें कि वो क्वेश्चन है क्या। अगर दोस्तों वो आपसे पूछता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन इसका बनता है, जो आप या पूछा जाए या पूछा नहीं जाए, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन आने चाहिए। मैं आपको ये नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन बने जो आप पढ़ के जाएं और वो एग्ज़ाम में नहीं आए। मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि आपके जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो सारे के सारे मेरे टॉपिकों से मिल जाएं। लेकिन अगर आप सही तरह इसको पढ़ेंगे, अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ गलत लगती है तो दोस्तों आप कमेंट्स कर सकते हैं। सेकंड जो दोस्तों क्वेश्चन बनता है वो बनता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ये दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा जो दोस्तों क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। या दोस्तों अगर आपको प्रयोग के आधार पर नहीं दे तो दोस्तों यहाँ पर प्रयोग का आधार समझिए आप। प्रयोग के आधार का मतलब ही क्या है? वो प्रयोग का मतलब ही क्या बता रहा है? वाक्य में, वाक्य में, कि वाक्य में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं
वाक्य में जब हम क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उस आधार पर शब्द कितने प्रकार का हो सकता है। तीसरा जो दोस्तों इसी के अनुसार क्वेश्चन बनता है, इसी का बनेगा, अगर वो आपसे सिंपल पूछ ले केवल शब्द के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं। अब दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, तो दोस्तों इन दोनों का आंसर होता है अलग। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, कि शब्द के आधार पर शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहले क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सिंपल आते थे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर कर देते थे। 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। लेकिन दोस्तों आजकल क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं। जैसे आप 2013 वगैरह का 3rd ग्रेड का अगर एग्ज़ाम देखेंगे तो वहाँ पर अलग क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आप देखना एक बार। या फिर 3rd ग्रेड का नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ते रहता हूँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे आया था। हालांकि मेरे को जितना याद है वो ऐसा है कि शायद 2013 का 3rd ग्रेड था, लेकिन उसके अलग अलवर के हिसाब से अलग अगर आप और भी देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आया था दोस्तों। उसने क्वेश्चन पूछा था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर वो क्या पूछ रहा था दोस्तों, शब्द भेद पूछ रहा था कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एक बात, अलग अलग आंसर है दोस्तों। जैसे मैंने वर्णों की संख्या के आपको आंसर बताए थे, वही आंसर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल फिक्स आंसर होगा। उससे आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप कहीं पर भी कन्फ्यूजन में जाते हैं तो आप अपने भविष्य को खतरे में कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि कंपटीशन में एक एक नंबर की ज़रूरत नहीं, एक क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं, एक पॉइंट की ज़रूरत होती है कि एक पॉइंट में कोई व्यक्ति अगर असफल हो गया, जिसका उदाहरण दोस्तों जीता जागता मैं हूँ। अगर एक पॉइंट में आप असफल हो गए तो आप जान नहीं सकते आप किस चीज़ को गवा देते हैं या किस चीज़ को आप छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमको सबसे पहली बात जो मैंने आपसे सीखी कि हर पॉइंट को ऐसा पढ़ो, या तो दोस्तों आप पॉइंट को पढ़ो ही मत। अगर आप पॉइंट को पढ़ते हो तो उस पॉइंट को इतना क्लियर कर लो कि उसमें से आपका कोई क्वेश्चन डिले नहीं होगा। दोस्तों 100% किसी की भी नहीं जाती, 100% दोस्तों किसी भी कंपटीशन की जाती है क्या? 100% गई है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। अपन से जो 10% चीज़ नहीं आ रही छोड़ दो उसको दोस्तों, कितनी कर लो 90%, इसमें भी अपना नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ दो। अगर ऐसा मैं हिंदी में मानूंगा नहीं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, क्योंकि जैसे मैं आपको पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा दोस्तों सारे के टॉपिक इतने क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे अगर मेरे आधार पर चलेंगे तो दोस्तों अगर हम देखते हैं क्वेश्चन इसको, तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। सेकंड ऑप्शन था दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, यानी उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द कितने प्रकार के कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 4। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों वाक्य में, यानी वाक्य तो आपको देगा नहीं, सीधा दोस्तों क्या देगा, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब वो जानता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग आप किस में करोगे, शब्दों का प्रयोग हमको किस में करना पड़ेगा, वाक्य में ही करना पड़ेगा। तो यानी जब हमको वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमको सीधा ये देखना है जब वाक्य में प्रयोग करना है तो यानी वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। या दोस्तों मैंने आपको बोला था सीधा क्वेश्चन अगर देते जाए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आंसर होता है 2। शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में 2 नहीं हो, यदि ऑप्शन में आपको 2 नहीं मिले तो दोस्तों आपको ऑप्शन में करना है 8। दोस्तों आपको ऑप्शन में कितना आंसर करना है? 8 आंसर करना है। पहला आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों? 2 आंसर। अगर ऑप्शन में 2 आंसर नहीं मिलते तो दोस्तों हमको आंसर क्या करना है? 8 आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है।
और दोस्तों अगर आपसे पूछता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपको आंसर करना है 2। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों हम विवरण में चलें। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2003 में, शायद मेरे हिसाब से 2003 में, जहाँ मैं ड्यूटी दे रहा था दोस्तों, वहाँ पर क्वेश्चन आया था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। जबकि दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा सिंसियर ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं। लड़कियाँ क्या करती हैं दोस्तों, या तो हस्बैंड बाइक चला रहा होगा, या फादर बाइक चला रहा होगा, या फिर भाई बाइक चला रहा होगा, और पीछे आप देखना वो नोट्स खोल के बैठे रहती हैं। उनको लेना देना नहीं, कहीं बाइक भिड़ जाए या कुछ भी हो जाए, उनका नोट्स पे ध्यान है। अरे जब इससे पहले तैयारी के टाइम दिया था तभी आप पढ़ सकते थे, अब ये आधे घंटे में क्या हो जाएगा। दोस्तों मैं देखता हूँ कॉलेज वगैरह के बाहर में सीरीज वगैरह आपकी बुक वगैरह पढ़ी रहती है। क्यों? वो आधे घंटे में ही ज़्यादा समझ में आता है क्या आपको? वो आधे घंटे में आप जो पढ़ेंगे दोस्तों वो 101% वो आपका क्वेश्चन गलती होगा, वो क्वेश्चन घुमा देगा और आप क्वेश्चन जो पढ़ के आए होंगे वो गलत माना जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने देखा था कि वहाँ पर क्वेश्चन था शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, विकारी और अविकारी। यहाँ से था वो क्वेश्चन कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से, विकारी और अविकारी। दोस्तों उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, उसने क्वेश्चन क्या दे दिया, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों जैसे उन्होंने देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, तो उन्होंने देख लिया अरे शब्द तो पढ़ के आए हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन भी 2, 3, 4, 5 दोस्तों सारे ऑप्शन ऐसे कैसे थे। 2 ऑप्शन भी था, 3 ऑप्शन भी था, 4 ऑप्शन भी था, 5 ऑप्शन कोई भी नहीं करता, लेकिन इन तीनों को किसी ना किसी को आंसर करना था। वहाँ पर दोस्तों जहाँ मैं पेपर ले रहा था वहाँ पर अधिकतर स्टूडेंटों ने आंसर क्या किया दोस्तों, 2 आंसर किया। जबकि दोस्तों अगर मैं चाहता तो बता सकता था, लेकिन ये मैं जो शिक्षक हूँ इसके खिलाफ होता। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ के गया है, जो पूरे डिटेल से पढ़ के गया है, उसके खिलाफ होता। उसको पता होना चाहिए था कि व्युत्पत्ति के आधार पर। दोस्तों आप ये और समझते होंगे कि व्युत्पत्ति और उत्पत्ति एक ही चीज़ होती है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको अंतर बता देता हूँ। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है दोस्तों बनावट, बनावट। व्युत्पत्ति का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, बनावट, यानी शब्द बनते कितने प्रकार से हैं। और दोस्तों उत्पत्ति जो है इसका अर्थ होता है दोस्तों उत्पन्न, यानी शब्द उत्पन्न कितने प्रकार से हुए हैं। तो दोस्तों दोनों का अर्थ अलग ही अलग है। व्युत्पत्ति का मतलब ही क्या है दोस्तों, बनावट, यानी शब्द बनते कितने प्रकार से हैं। और दोस्तों दूसरा क्या है, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, शब्द कितने प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों दोनों में अंतर है, बनते कैसे हैं और उत्पन्न कितने प्रकार से हुए हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद हैं, यानी जो बनावट के आधार पर, बनावट का मतलब हमारे शब्द बनते कितने प्रकार से हैं, तो वो दोस्तों आंसर क्या था, 3 आंसर था उसका। जबकि स्टूडेंटों ने क्या आंसर किया दोस्तों, 2 आंसर किया। लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं वहाँ पर पेपर लेने गया हुआ था, क्योंकि मेरी एक गरिमा थी, उस गरिमा को मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है दोस्तों, तो व्युत्पत्ति के आधार पर यानी बनते कितने प्रकार से हैं शब्द, तो दोस्तों 3 प्रकार से शब्द बन सकते हैं। या तो दोस्तों वो शब्द होगा रूढ़, या दोस्तों वो शब्द होगा यौगिक, और या फिर दोस्तों वो शब्द होगा योग रूढ़। दोस्तों 3 प्रकार से शब्द बन सकते हैं। या तो वो शब्द क्या होगा दोस्तों, रूढ़ शब्द होगा, या फिर क्या होगा यौगिक, या फिर क्या होगा योग रूढ़। तो दोस्तों अगर हम देखें व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब ही क्या है, बनावट, यानी शब्द कितने प्रकार से बन सकते हैं, 3 प्रकार से बन सकते हैं। या तो वो शब्द रूढ़ रहेगा, या यौगिक रहेगा, या फिर क्या रहेगा दोस्तों, योग रूढ़ रहेगा। दूसरा दोस्तों हम अगर देखते हैं उत्पत्ति। दोस्तों मैंने आपको बताया था व्युत्पत्ति और उत्पत्ति दोनों में अंतर होता है। कई स्टूडेंट ये मानते हैं व्युत्पत्ति और उत्पत्ति एक होती है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट, बनता कैसे। उत्पत्ति का मतलब ही क्या है, उत्पन्न, यानी हिंदी में जो शब्द उत्पन्न हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों हिंदी में जो शब्द उत्पन्न हुए हैं वो 4 प्रकार से उत्पन्न हुए हैं दोस्तों। या तो वो शब्द होगा तत्सम, या दोस्तों वो शब्द होगा तद्भव,
या दोस्तों वो शब्द होगा देशज, और या दोस्तों वो शब्द होगा विदेशी। ये 4 प्रकार के शब्द हैं जो दोस्तों हमारी हिंदी में क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों अगर हम देखें तो 4 प्रकार के शब्द होते हैं दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। दोस्तों अगर करें हम अगली बात, ठीक है दोस्तों, हालांकि मैं आपको स्टोरी इस समय नहीं बता सकता, बाद में स्टोरी बता दूंगा कैसे याद करना है कैसे याद नहीं करना। अगर दोस्तों जैसे हम एक एक करके चलेंगे अभी इन पे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इनके एक एक स्टोरी जो है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जैसे एक एक शब्द पर चलूंगा। पहले अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए दोस्तों। दूसरा उसने दिया था, तीसरा जो उसने दिया था, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, कि प्रयोग के आधार पर यानी वाक्य में जो हम प्रयोग करते हैं उनके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। या दोस्तों सीधा वो क्वेश्चन दे देता है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ होता है, जो स्टूडेंट आंसर करके क्या आते हैं, 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक का नाम तो होता है दोस्तों विकारी, और एक का नाम होता है दोस्तों अविकारी। अब दोस्तों हमने सोचा होगा भाई 2 आंसर आपने बता दिए, फर्स्ट आंसर होता है 2। अगर ऑप्शन में 2 आंसर नहीं मिले दोस्तों आपको आंसर कर देना है क्या, 8। दोस्तों ध्यान रखना, आजकल वो क्वेश्चन काफ़ी घुमा रहा है, आपको हर तरीके से पढ़ना होगा, एक एक बारीकी पे जाना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। पहला आंसर क्या होता है, 2, ये तो सभी जानते हैं। सेकंड आंसर क्या होता है दोस्तों, 8। जैसे ही ऑप्शन देगा 5, 6, 7, 8, वहाँ पर हमको आंसर क्या करना है दोस्तों, 8 आंसर करना है। क्योंकि दोस्तों विकारी जो शब्द होते हैं, ये विकारी शब्द दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों संज्ञा। विकारी शब्द के अगर भेद बताऊं दोस्तों आपको, विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है दोस्तों सर्वनाम, तीसरा होता है दोस्तों विशेषण, और दोस्तों चौथा होता है क्रिया। ये 4 भेद दोस्तों किसके होते हैं, विकारी शब्द के। विकारी शब्द के बारे में बात करेंगे दोस्तों, अभी जैसे ही विकारी शब्द आएगा उस समय हम बात करेंगे विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी शब्द क्या होता है। सेकंड अगर दोस्तों हम देखते हैं तो अविकारी शब्द, ये भी दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहले को नाम दिया जाता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दोस्तों दूसरे को नाम दिया जाता है संबंधवाचक, संबंधवाचक। तीसरे को नाम दिया जाता है दोस्तों समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और दोस्तों चौथे को नाम दिया जाता है विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों विकारी शब्द कितने प्रकार के हमारे, 4 प्रकार के। अविकारी शब्द दोस्तों कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। दोस्तों इन दोनों को जोड़ दूं तो संख्या कितनी आएगी, 8। तो दोस्तों आपसे सीधा पूछ सकता है इसके भेद कितने होते हैं। अगर ऑप्शन में 2 नहीं मिले तो दोस्तों आपको ऑप्शन में क्या करना है, 8 आंसर करना है। ये बात बिल्कुल क्लियर से ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में ये हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आने वाले क्वेश्चनों में कुछ भी हो सकता है, वो अंदर से अंदर तक पूछ सकता है। तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के दोस्तों 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो 4 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 8। तो पहला आंसर तो दोस्तों हमको क्या करना है, 2। अगर ऑप्शन में दोस्तों 2 नहीं मिले तो आप आंसर क्या कर देना दोस्तों, 8 आंसर कर देना, ये आंसर सही माना जाएगा। जो कि मैंने आपको बता दिया विकारी 4 प्रकार के हैं, अविकारी कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 4 प्रकार के। 4 और 4 दोस्तों कितने हो गए, 8 हो गए। चौथा जो दोस्तों उसने हमको बताया था अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक को दोस्तों नाम दिया जाता है सार्थक शब्द, एक को तो क्या नाम दिया जाता है, सार्थक। और सर दूसरे को नाम दिया जाता है निरर्थक। दूसरों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, निरर्थक शब्द। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सार्थक का मतलब क्या होता है, वह शब्द जिसका अर्थ निकलता है, वह
शब्द, जिसका क्या निकलता है दोस्तों, अर्थ निकलता है, वो तो क्या कहलाता है, सार्थक शब्द कहलाता है। और वह शब्द दोस्तों जिसका अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कोई भी अर्थ नहीं आता, वो दोस्तों कौन से कहलाते हैं, निरर्थक शब्द। जैसे कि दोस्तों हम पारिवारिक स्थिति में देखते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं पानी वाणी लिया, तो दोस्तों पानी तो लेके आ जाएगा, वाणी कैसे लेके आएगा, तो दोस्तों पानी तो क्या हो गया, सार्थक, वाणी क्या हो गया दोस्तों, निरर्थक। अब हमने बोल दिया आटा वाटा लगा ले, दोस्तों हम पारिवारिक भाषा में क्या बोलते हैं, आटा वाटा लगा ले, तो दोस्तों आटा तो सार्थक शब्द है, आटा तो क्या हो गया, सार्थक शब्द, लेकिन हमने उसके साथ में किसका प्रयोग कर दिया, वाटा का, वाटा क्या हो गया दोस्तों, निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों का साथ साथ में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों इसको और अच्छी तरह अगर हम समझना चाहें तो आपने एक शब्द सुना होगा अड़ोस पड़ोस या अड़ोसी पड़ोसी। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पड़ोस का तो अर्थ होता है, पड़ोस या पड़ोसी का तो अर्थ होता है पास में रहने वाला। दोस्तों अड़ोसी का क्या अर्थ होता है, अड़के रहने वाला, अड़के रहने वाला बताओगे क्या, जो आपके बिल्कुल अड़के रहता है वो अड़ोसी होता है क्या। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, पड़ोसी जो है या पड़ोस जो शब्द है वो तो कैसा है, सार्थक शब्द, लेकिन दोस्तों अड़ोसी जो शब्द है या अड़ोस जो शब्द है वो क्या है दोस्तों, निरर्थक शब्द, जबकि दोस्तों हम इनका क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं, जबकि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर हम हिंदी में क्या है, सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके साथ साथ में क्या करते हैं, निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जिसका अर्थ निकलता है वो तो कौन सा है, सार्थक शब्द, और जिसका अर्थ नहीं निकलता वो कौन सा है दोस्तों, निरर्थक शब्द। तो दोस्तों अगर हम शब्द की ये दोबारा से देखें तो मैंने आपको बताया शब्द का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों का मेल, या तो ये परिभाषा देगा या फिर दोस्तों परिभाषा क्या देगा, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक या फिर अर्थवान, अर्थवान का मतलब या फिर सार्थक का मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वो ही क्या कहलाता है दोस्तों, शब्द कहलाता है। सेकंड दोस्तों मैंने आपको बताया था शब्द क्या है दोस्तों, एक स्वतंत्र इकाई है जिसका मैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकूं, मेरे को किसी की सहायता की लेने की आवश्यकता नहीं हो, वो दोस्तों क्या है, स्वतंत्र इकाई। तो शब्द क्या है दोस्तों, एक स्वतंत्र इकाई। इसमें मैंने दोस्तों आपको ऑप्शन बताए थे, या तो एक ऑप्शन उपसर्ग होगा, एक प्रत्यय होगा, एक परसर्ग होगा, चौथा जो ऑप्शन होगा शब्द। तो दोस्तों उस शब्द हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। सेकंड जो मैंने दोस्तों आपको बताया था शब्द भेद के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसमें मैंने दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन बताए थे। पहला था व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, बनावट, व्युत्पत्ति का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, बनावट, यानी शब्द बनते कितने प्रकार से हैं। तो दोस्तों जितने भी अपने हिंदी के शब्द बने वो 3 प्रकार से बन सकते हैं, या तो वो रूढ़ शब्द हो सकता है, या यौगिक शब्द हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, योग रूढ़ शब्द हो सकता है। दोस्तों सेकंड मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का हो सकता है। तो दोस्तों उत्पत्ति का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, उत्पन्न, यानी हमारे जो शब्द हैं वो शब्द कितने प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया शब्द कितने प्रकार से उत्पन्न हुए हैं दोस्तों, हमारे 4 प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। या तो वो शब्द होगा दोस्तों तत्सम, या होगा तद्भव, या होगा देशज, और या फिर क्या होगा दोस्तों, विदेशी शब्द होगा। तीसरा जो दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रयोग के आधार पर, दोस्तों सीधा क्वेश्चन देता है प्रयोग के आधार पर। अब स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता प्रयोग का मतलब ही क्या है। प्रयोग का मतलब ही क्या है, वाक्य में जो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, वाक्य में क्या, कोई भी वाक्य होगा उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह, अव्यय वगैरह यही तो होंगे। तो यानी प्रयोग के आधार का मतलब क्या है हमारा, यही तो आ रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, यही तो आ रहे हैं। यानी प्रयोग के आधार पर का मतलब ही कितने प्रकार का होता है, 2। या फिर मैंने दोस्तों आपसे सीधा बोल दिया, अगर सीधा पूछ लेता है, कोई भी नहीं आधार लगाता, तो सीधा बोलेगा वो आपसे शब्द कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों शब्द भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, विकारी और अविकारी। दोस्तों अगर ये आंसर नहीं मिले 2, तो आपको आंसर क्या कर देना है, 8, क्योंकि दोस्तों विकारी जो शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहले को नाम दिया जाता है विकारी शब्द को संज्ञा, सेकंड को सर्वनाम, थर्ड को विशेषण और फोर्थ को क्रिया।
इसी प्रकार से दोस्तों अविकारी जो शब्द होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों 4 और 4 हमारी संख्या कितनी हो जाती है, 8 संख्या हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको आंसर पता चल जाएगा 2 प्रकार के हैं, और यहाँ पर कितने प्रकार के हैं, अगर 2 आंसर नहीं मिले तो 8 प्रकार के। तीसरा दोस्तों मैंने आपको चौथा आपको जो मैंने क्वेश्चन बनाया था अर्थ के आधार पर, तो दोस्तों अर्थ के आधार पर सिंपल सा आप वैसे ही समझ जाएंगे। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक या निरर्थक। जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो होता है दोस्तों सार्थक शब्द, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो होता है दोस्तों निरर्थक शब्द। अगर दोस्तों इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो या कहीं पर भी आपको कंफ्यूज आ रहा हो, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया द इंजीनियर्स क्लासेज पे मनीष सिंदूरिया दोस्तों आप टाइप करके कमेंट्स कर सकते हैं जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो। वैसे दोस्तों हमको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे जो प्रकार से ये सब चलेंगे, रूढ़ शब्द भी चलेगा, यौगिक योग रूढ़ भी चलेगा, तत्सम तद्भव देशज विदेशी क्या होते हैं ये भी चलेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, सार्थक, निरर्थक, ये सारे शब्दों को दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इनमें पहचान करने की हमको क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से वाक्य देगा और हम किस प्रकार से इसको चुन सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको कोई दिक्कत आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो दोस्तों कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला जो है दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद होता है दोस्तों वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे रूढ़, यौगिक और यौगिक